चू जियांग नए सम्राट को प्रणाम करने के लिए अभी तक खड़े क्यों नहीं हुए? आज से ही राज्य का नाम बदलकर महान वेई कर दिया गया है। संवत बदलकर शेंग दे कर दिया गया है और चू जियांग को जिनचेंग ड्यूक की उपाधि प्रदान की जाती है। कल सभी शाही परिवार के सदस्यों को लेकर अपने फीफ में जाओ। वह फीफ जिनचेंग है। वह न केवल एक दूरस्थ स्थान है बल्कि उत्तर में जियोंगनू से सटा हुआ है और दक्षिण में कियान से जिनचेंग के कई गवर्नर असामयिक मृत्यु का शिकार हुए हैं। नया सम्राट, यह तो साफ दिख रहा है, सम्राट को जीवित नहीं रखना चाहते। सम्राट महान है। महान वेई साम्राज्य, देश की संपदा सदा बनी रहे, हजारों वर्षों तक। चू जियांग, माफ कीजिए। महाराज, आप जाग गए हैं। आप ठीक तो हैं? चौथी बहन, सावधान बोलो। वह अब महाराज नहीं रहे। तुम ही उन्हें। राजकुमार जिनचेंग। क्या हुआ है? क्या मैं समय में यात्रा कर गया हूं? एक आधुनिक विशेष बल सैनिक होने के नाते मैं छुट्टी पर घर आया था। एक गमले ने मुझे बेहोश कर दिया और जब होश आया तो मैं यहां था। यूची दादा, किंगचेंग की दूरी क्योटो से 1000 मील दूर है। अगर ये कपड़े नहीं ले जा सकते और खाना भी नहीं तो सचमुच लोग मर जाएंगे। क्या तुम हमारी बात नहीं समझते? महाराज का आदेश है, कुछ भी नहीं ले जाना है। दे दो यह मुझे। मैं कुछ भी पहन लेती तो बुरा नहीं था। बस एक में आ गया, एक सत्ताहीन सम्राट के शरीर में। इस तरह के सम्राट का इतिहास में हमेशा सिर्फ एक ही अंत होता है। तुम लोग हमें जाने के लिए मत कहो। मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। सुनहरे शहर की ओर मैं भी तैयार हूं। यह तो सोचा नहीं था। ये 4 सुंदर महिलाएं। नहीं, महारानी बहू कहलानी चाहिए। वाकई में भावुक और निष्ठावान हैं। चूंकि चारों महारानी बहनें अपना मन बना चुकी हैं तो कल ही मेरे साथ चलेंगी। काश यह पलंग भी साथ ले जा सकते। यह यहाँ, क्या यह मेरे समय यात्रा से पहले का गांव का शहर नहीं है जहां मैं वापस जाता था? क्या यह संभव है कि यह मेरे साथ समय में यात्रा कर आया है और मेरी व्यक्तिगत प्रणाली जगह बन गया है? शियाओ चेंगझांग, क्या तुम मुझे नहीं निकालना चाहते थे शाही शहर से? तो मैं तुम्हें मुफ्त में लाभ नहीं दे सकता। इस राजमहल की हर चीज मेरी है। मेरा सिंहासन कहाँ है? मेज कहाँ है? सब कहाँ चले गए? इस दास को माफ कर दो। इस व्यक्ति को पकड़ो। इसे बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। महाराज कृपा करें। महाराज, 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 शेनलोंग महल का शाही पलंग गायब है। महाराज, रसोई और भंडार की सारी सामग्री बिना पंख उड़ गई है। महाराज, औषधालय और शस्त्रागार का सामान भी पूरी तरह गायब है। मेरी मुहर कहाँ है? महाराज, राजकुमार जिनचेंग पूर्व शाही परिवार के सदस्यों के साथ अपनी फिefdom के लिए रवाना हो गया है। नए सम्राट का सिंहासन अवैध है। भगवान की सजा। राजमहल की चीजें एक रात में गायब हो गईं। चुप रहो। अब से तुम में से कोई भी चूजियांग का नाम लेगा, मैं उसे मार डालूंगा। शियाओ किंगशान, पुत्र उपस्थित है। तुरंत कुछ ताओवादी पुजारी ढूंढो महल की बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। जी।
इस दास को सम्राट को प्रणाम। राजकुमारी, महाराज, प्रस्थान का समय निकट है। मैंने कुछ रुपए और खाने की चीजें तैयार की हैं। कृपया महाराज स्वीकार करें। क्या महारानी भूल गई हैं? आपके पिता ने पहले ही मुझे गद्दी से हटा दिया है। आपकी यह महाराज संबोधन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे मन में तुम हमेशा बादशाह रहोगे। महारानी जी, कृपया लौट जाएं। हमें अब जाना चाहिए। आज सुबह यूलान किसी ने भी खाना नहीं खाया है। तुम बोझे में रखी मंटुओं को सब में बांट दो। यह राजकुमार जिनचेंग है। इस बार जिनचेंग जाने वालों में मेरी सेवा में हमेशा तत्पर वेई गोंगगोंग और यूलन के अलावा 4 राजमाताएं भी हैं। साथ ही महारानी शुहुई बड़ी राजमाता की पुत्री राजकुमारी ले ले। कुल मिलाकर 7 लोग। मुझे पूरी शक्ति लगानी होगी। हमें इस पूरे रास्ते सबकी रक्षा करनी होगी। रुको, हमारा परिवार तुम्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रोटी को खाने की? वह रोटी मुझे दो। यह बहुत हद हो गई। राजकुमार जिनचेंग, महाराज का आदेश है। तुम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते, खाने की चीजें भी नहीं। ये मैंटो जब्त करने होंगे। महारानी शियो के दिए हुए मैंटो। तुम्हारी यह हिम्मत। अच्छा तो ऐसा है चूजियांग, तुम महारानी शियो यान यान का नाम लेकर फिर भी पुराना प्यार बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आज के दिन तुम सिर्फ एक मरने वाला बेकार बादशाह हो। देखते हैं तुम कब तक इतराते हो। मुझे लगा था शियाओ यानयान ने तुम्हें यह मैंटो दिया था। अभी भी कुछ चांदी बाकी है। तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम नहीं लोगे। यह यात्रा बहुत कठिन है। जीवित रहने से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम बदल से गए हो, पहले से अधिक जिम्मेदार बन गए हो। अब वो पहले वाले नहीं रहे। हर बात में दीदी पर निर्भर रहना। फैसले लेने वाला बादशाह बन गया है। इतना बड़ा उलटफेर आया है। अगर अब भी मैं नहीं संभला, आगे का रास्ता और भी मुश्किल होगा। इस बार सब कुछ श्याओ यानयान पर निर्भर है। पिता और बेटी के बीच अनबन की धमकी देकर तभी तो उसने तुम्हारी जान बख्शी। नहीं तो शाओ चेंगझांग शायद हमें राजधानी छोड़ने न देता। फिर भी वह हमें जीने नहीं देगा। यह सफर आसान नहीं होगा। अरे बूढ़े, पहले जो बहुत ऊंचे थे, महल के प्रमुख खोजा। सोचा भी नहीं था ना कि एक दिन तुम मेरे हाथों में आओगे। छोटे देजी, तुम्हारा आज का पद सिर्फ विश्वासघात से मिला है। यह समय का खेल है। वह भी ताकतवर हो गया है। तुम्हारी तरह कहा, वफादार होने से क्या फायदा? अब गलत मालिक के साथ हूं, बस मौत की ओर जा रहे हैं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? यह झुकाव वाला इंसान, देखो मैं उसे पीटती हूं। दीदी, जल्दबाजी मत करो, अभी हम कमजोर हैं। अगर उस व्यक्ति से फिर टकराव हुआ तो न केवल हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि राजकुमार जिनचेंग को भी मुश्किल में डाल देगा। ठीक है, क्या सबको आराम मिल गया है? चलो चलते हैं। महाराज, तुम ठीक तो हो न? छोटे प्यारे, क्या मैंने कहा था उसे संभालने के लिए? राजकुमार जिनचेंग, क्या तुमने ही मुझे मारा था? अगर मेरे पास ऐसी क्षमता होती, राजसत्ता फिर भी हाथ से निकल सकती है। बेहतर है तुम सच कह रहे हो। भले ही न हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम्हें राजकुमार जिनचेंग कहकर बुलाया। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हम देख लेंगे। ठीक है, देख लूंगा मैं। कुशल तो हैं? सब ठीक है। चलो, मैं आपको गाड़ी तक ले चलता हूं। नहीं, राजदूत जिनचेंग, यह उचित नहीं है। मैं तो बस एक सेविका हूं, मालिक की गाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। अब हम मुसीबत में साथ देने वाले साथी हैं। नौकर और मालिक में क्या फर्क है? अब सबसे जरूरी बात है अच्छे से जीना। राजकुमार जिनचेंग, आपका शुक्रिया। आप लोगों ने इस सफर में गाड़ी में बैठे बैठे थकान भी नहीं लगती। मैं देखता हूं यह भोजन, बस बचा लो इसे। तुम में से कौन तैयार है मेरे साथ पास के एक छोटे जंगल में चलने को? मैं गारंटी देता हूं रास्ते में उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
राजा वेई ने तुम्हें भेजा है हमें गोल्डन सिटी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए। तुम लोग इतनी लापरवाही कर रहे हो। क्या तुम्हें जिनचेंग राजकुमार का डर नहीं है कि वह तुम्हारी लापरवाही की शिकायत करेंगे? क्या तुम्हें यकीन है अगर वह 3 रास्ते में, तो वेई राजा हमें दोष नहीं देगा, बल्कि हमें इनाम भी दे सकता है। हाँ, सही कहा। तब तुम लोग भूखे मर जाओगे। जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। बिल्कुल सही। सब चुप रहो। रुको। कहाँ जा रहे हो? महाराज, रानियों और राजकुमारी को जाना है। शौचालय? फिर भी शौचालय जाएंगी। अगर तुम भाग गई तो क्या होगा? यहीं पर? तभी तो हम सबको मौका मिलेगा। हाँ, अपनी आंखें खोलो। हाँ, बिल्कुल सही। एक और कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। तुम सब बदमाश सिपाही, यह बहुत ज्यादा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानियों का इस तरह अपमान करने की? राजकुमारी के साथ अगर पहले जैसा होता। कोई बात नहीं, उनकी ही सुन लेते हैं। कोई न कोई रास्ता निकलेगा। हम सब दीदी की सुनेंगे। उतारो। पेशाब कर दिया। कपड़े उतारो। माँ, मैं डर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा अपमान करने की? रानियों और राजकुमारियों का बेअदबी क्या है? तुम सच में बेशर्म हो। महारानियों, जी भर के गाली दो। पीटना प्यार है और डांटना भी प्यार है। वे जितना हमें डांटेंगी, हम उतना ही उन्हें पसंद करेंगे, है ना? हाँ, सही कहा। तुम जल्दबाजी मत करो। यह रानी साहिबा, यह रानी तो सीधे गोद में आने को तैयार है। तुमने रोक क्यों दिया? नहीं तो तुम भी हमारे साथ चलो। चलो सब मिलकर खेलते हैं। आ जाओ। चलो ना। आओ खेलें। राजकुमार जिनचेंग, गाड़ी में? यह यह कैसे संभव है? प्रस्थान से पहले हर एक गाड़ी कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी से सामान रखने की? यह कपड़े का रोल मैं जब्त कर रहा हूँ। छोटे देव, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ज्यादा न करो। तुम खाना नहीं देते, राजा भी शायद कुछ न कहें, लेकिन अगर तुमने सच में शाही परिवार को इन सैनिकों के सामने शर्मिंदा किया, तो क्या तुम्हें लगता है राजा भी तुम्हें जान से मार डालेंगे? अब शाही परिवार का उपनाम श्याओ है, यह चू नहीं है। लेकिन राजा वेई अभी हाल ही में सिंहासन पर बैठा है। उसकी स्थिति अभी मजबूत नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है अगर पिछले शाही परिवार के बारे में कोई बुरी खबर फैलती है, तो क्या इसका असर श्याओ शाही परिवार पर पड़ेगा? हे सुंदरियों, भैया तुझे अच्छे से देखूं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अगर अब मैं सम्राट नहीं भी हूं, तो भी मैं जिनचेंग का ड्यूक हूं। क्या तुम्हारे जैसे एक छोटे से अंगरक्षक को नहीं मार सकता मैं? और बाओ, यह बार नहीं हुआ। तुम भी जल्दी मत करो, यह रास्ता अभी लंबा है। तुम्हें मौके न मिलने की चिंता मत करो। मैं समझ गया आदरणीय। चू जियांग हमेशा से कमजोर रहा है। कब प्रतिक्रिया की गति इतनी तेज हो गई, इतनी जोरदार ताकत भी? और पहले तो वह हमेशा हाँ में हाँ मिलाता था, अब अचानक कैसे बन गया है इतना आक्रामक? तुम लोग ठीक तो हो न? चारों महारानी भाभियों, तुम जल्दी मत करो, आराम से बांधो। मैं यहां तुम्हारे आगे खड़ा हूं। मैं चोरी से नहीं देखूंगा। ब्रेड। राजकुमार जिनचेंग, छोटे डेजी, उन्होंने हमारे तंबू काट लिए, हमें गाड़ी में सोने दिया। यह इस बूढ़े नौकर की बेकारी है। आज रात मालिकों को कष्ट सहना पड़ सकता है। वे गोंदगोंद देखिए, यह क्या है? यह दिन के भोजन जैसा ही है। स्वर्ग हमारे शाही परिवार पर दया करता है। यह हमारे लिए उपहार है। स्वर्ग किंगचेंग ड्यूक की रक्षा करे। जनरल हान, मैं तुमसे विनती करता हूं। लोलो को तेज बुखार है।
मैं तुमसे विनती करता हूं, उसके लिए एक वैद्य बुला दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं। कुछ महारानियों, बस आप मेरी बात मान लो। मेरे कुछ भाइयों के साथ एक छोटे जंगल में चलो। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढता हूं। कैसा रहेगा? तुम सब बेशर्म सैनिकों, हम पूर्व सम्राट की रानियां हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा अपमान करने की? पूर्व सम्राट, मैं तुम्हारा अपमान करूंगा? क्या हुआ? साहसी, भले ही अब हम दालियांग राजघराने के नहीं हैं, लेकिन मैं डोंगयुए राज्य की राजकुमारी हूं। तुम हमें छूने की हिम्मत करते हो? मैं अपने पिता सम्राट और बड़े भाई को तुम्हारे सिर कटवा दूंगा। अच्छा, आ जाओ। हे राजकुमारियों, हम चलते हैं। महारानी जी, क्या तुमने सोच समझ लिया है? अगर तुम लोग चले गए तो तुम्हारे लिए डॉक्टर कौन बुलाएगा? उस पर भरोसा करने से बेहतर है मुझसे जुड़ने का रास्ता सोचो। इस रास्ते पर तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। क्या कहते हो? क्या उसे चुनोगे? फिर भी मुझे ही चुना। बड़ी भाभी, लेले को बचाने का मेरे पास तरीका है। तुम्हें तो चिकित्सा का ज्ञान भी नहीं। तुम बचाओगे कैसे? छोटे देवर ने बहू को बचाया। छोटी भाभियों को लेकर बग्घी में रहने चलेंगे। बस करो, सब चुप रहो। बुखार सच में उतर गया। चू जियांग, धन्यवाद। राजकुमार जिनचेंग वाकई कमाल के हैं। न सिर्फ मार्शल आर्ट में माहिर हैं, बल्कि इलाज भी कर लेते हैं। राजकुमार जिनचेंग, तुमने लोलो को क्या खिलाया है? यह इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? यह सर्दी जुकाम की दवा है। तुम लोग बाद में बस मेरे बताए तरीके से करना। एक बार में एक गोली खाना, दिन में 3 बार खाना। लोलो की बीमारी कल ठीक हो जाएगी। यह दवा तुम कहां से आई हो? और दिन के समय की खाना और कपड़ा, रात के बिस्तर और तकिए। यह सामान बहुत ज्यादा है। गाड़ी में छिपाना बिल्कुल असंभव है। माफ करना, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यह सफर खतरों से भरा है। मैं जरा सी भी गलती नहीं कर सकता। लेकिन आप चिंता न करें, मेरे पास क्षमता है आपको सुरक्षित किंगचेंग पहुंचाने की। मैं समझ गया। हम स्वाभाविक रूप से मैं तुम पर विश्वास करती हूं। सभी लोग इस बात को गुप्त रखेंगे, तुम निश्चिंत रहो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? यह तो रानी शुहुई की गाड़ी है। दूर हो जाओ मेरी आंखों से। सच में ठीक हो गया। यह कैसे संभव है? हे राजकुमार जिनचेंग, तुम चिकित्सा नहीं जानते पर रोग देखते हो। ऐसा लगता है इस गाड़ी में जोर कुछ छुपा हुआ है। एक गुप्त रहस्य, हमें इसकी जांच करनी ही होगी। चलो। क्या आप ठीक हैं महाराज? छोटी साहसी, यह खोजा एक रक्षक, अंदर जाने की हिम्मत। महारानी की गाड़ी में क्या जीना नहीं चाहते? तुम लोग इस हालत में हो, फिर भी राजसी अकड़ दिखा रहे हो। यो क्या हुआ? प्रहरी क्या हुआ? वो भी तुम सब पिछले राजवंश के गिराए राजा रानी से बेहतर है। राजकुमार जिनचेंग, तुम हमें गाड़ी की तलाशी लेने से रोक रहे हो। लगता है हमारी बात सही निकली। इस गाड़ी पर निश्चित ही कुछ छुपाने लायक चीजें हैं। महाराज, सिर्फ छुपाने लायक चीजें ही क्यों? मेरा अनुमान है उन देवर भाभी के बीच कुछ ऐसा करते होंगे जो छिपाने लायक हो। महाराज जिनचेंग, अरे बाप रे, तुम्हें भी यही चीज पसंद है? अच्छा जी, तो हम तो जरूर चलेंगे। खुद भी चखकर देखें कुछ रानियों की सेवा पाकर कैसा लगता है। प्यारे बच्चे, आज मैं तुम तीनों को जरूर सबक सिखाऊंगा। मत करो
अगर तुमने उन्हें पूरी तरह नाराज कर दिया तो बाद में उनके पास हमें सजा देने के कई तरीके हैं। हालांकि मैं भी उनकी खूब धुनाई करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दीदी ने ठीक कहा। रानी साहिबा ही सही हैं, बहुत समझदार हैं। इस तरह तुम चारों मुझे और देव साहिब को खुश रखो। आगे की यात्रा के दिनों में मैं भी तुम्हें आराम दूंगा। और तुम भी जिनचेंग गोंग, तुम व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो। इतने छोटे कद के साथ इतने लाड़ प्यार में पले हो। मेरी एक उंगली ही तुम्हें अपंग कर सकती है, समझे? यह दैवी प्रकोप है। हटो हटो। यह छोटा देव और मां एरबाव अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। महारानी शुहुई की गाड़ी में उन्होंने महारानी का अपमान किया। स्वयं ईश्वर भी यह देख नहीं पाया, इसलिए बिजली ने उन्हें जला दिया। लगता तो यही है। यह निश्चित रूप से बिजली गिरने से हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई गंभीर चोट नहीं आई। यह तो सच में बिजली गिर गई। क्या उसने शाही परिवार का अपमान किया था? क्या सच में ईश्वरीय दंड मिलेगा? ठीक है ठीक है, सब लोग अपने अपने काम पर जाओ। महारानी जी, चलो चलते हैं। राजकुमार जिनचेंग, तुमने यह हथियार क्या इस्तेमाल किया? वह क्या है? तुम सच में उन्हें गिराने में कामयाब रहे। यह बिजली का बैटन है। इलेक्ट्रिक बैटन? पहले के दिनों में मैंने कभी सुना ही नहीं। मैं तुम्हें इस्तेमाल करना सिखाता हूं। महाराज चाचा, तुम क्यों हो? मेरी मां रानी की गाड़ी में। लेले कल रात बुखार में था। राजकुमार आपकी देखभाल के लिए यहीं रहेंगे। रानी जी, अब जब लेले की तबीयत ठीक है तो शायद मैं अपनी बग्गी में लौट जाऊं। अरे, क्या आप रुक सकते हैं? लेले की हालत अभी अभी तो ठीक हुए हो। मुझे डर है कि फिर से बीमार पड़ जाओगे। तुम यहां रहो तो मेरा मन शांत रहेगा। अच्छा, तो ठीक है। राजमाता जी, आपको कष्ट होगा। अब तो ऐसे ही समय है। इतनी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? इस तरफ। अच्छा ठीक है। देव भैया, जोर ठीक है। कप्तान हान, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? 3 दिन हो गए उन्होंने सिर्फ मंटू खाए थे, लेकिन क्यों लगता है कि उन्हें बिल्कुल भूख नहीं है? उस रात चूजियांग के कारखाने ने मुझे और मां एरबाओ पर हमला किया और कहा कि बिजली गिरने से हुआ। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो सोच रहा था कुछ दिनों के लिए उन्हें जानबूझकर भूखा रखो, उन्हें मेरे सामने झुककर माथा टेकने और मिन्नतें करने के लिए मजबूर करो। लेकिन इतने दिन बीत गए हैं, फिर भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। गुंग गुंग, हाँ, मुझे शक है कि उनके पास छिपाकर रखा हुआ खाना है। पिछली बार भी हमें नहीं दिया, गाड़ी की जांच करने दिया। गाड़ी में जरूर कुछ गड़बड़ है। दीदी, तीसरी दीदी, घबराओ मत। दुश्मन का हमला है। सावधान, दुश्मन का हमला है। तुमने उसे मार डाला। बस खत्म हो गया। राजकुमार जिनचेंग, छोटे डेजी को मार डाला। ये शाही पहरेदार, क्या वे हमसे बदला लेंगे? वे वाकई हम पर हमला करेंगे तो हमें उनसे लड़ना होगा। लेकिन दीदी, हमारे पास बस इतने ही लोग हैं। सिर्फ तुम्हें कुंफू आता है। अब हम क्या करें? सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हमें चाहिए ऐसी चीज जो पूरी तरह उन्हें दबा सके। यह क्या है? यह भी इस्तेमाल होता है दुश्मनों से निपटने के लिए। इसे पिस्तौल कहते हैं। राजकुमार जिनचेंग, भले ही तुम्हारे पास पिस्तौल हो,
लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बेकार में और विरोध मत करो। तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया। क्या तुम सच में तैर सकते हो? तुम चिंता मत करो, हम में से कोई भी नहीं तैरेगा। कप्तान, दे, यूनुक दे। 3 हो गए। बस हो गया भाइयों। सनद गोंडगों को मारने वाला, शायद वह भाग गया होगा। लाश को यहीं दफना दो। हाँ, दुश्मन का हमला। बग्घी की रक्षा करो। बर्बाद हो गए। तुम्हारे ये शाही गार्ड, हमें तंग करना तो ठीक था, लुटेरे भी कहां से आ गए? हम तो निश्चित ही मारे जाएंगे। जिनचेंग जाने के रास्ते में पहले तो ये डाकू थे, फिर ये हत्यारे भी आ गए। इन हत्यारों के हुनर से साफ पता चलता है कि ये सेना में प्रशिक्षित हैं, पहले वाले डाकुओं जैसे नहीं, जिनकी बराबरी की जा सके। और ये दोनों गिरोह, ये सब मेरे खिलाफ है। नहीं, क्रॉसबो से मारने में बहुत समय लगता है। आधुनिक हथियार जरूरी हैं, चाहे पहचान उजागर हो जाए। अब इतनी फिक्र नहीं कर सकते। माताश्री, मुझे डर लग रहा है। डरो मत। माताश्री और महाराज चाचा तुम्हारी रक्षा करेंगे। दीदी सावधान, हमला करो। सावधान। कैसे लगता है राजकुमार जिनचेंग अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? वाकई बहुत बदल गया है। राजकुमार जिनचेंग, यह कौन सा हथियार है? कितना अद्भुत है। पिस्तौल? कौन सा हथियार बिना आहट के मार सकता है? यह बहुत भयानक है। राजकुमार जिनचेंग, आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जब मैं वापस राजा वेई के पास पहुंचूंगा, तुम्हारी सारी शिकायतें करूंगा, तब इनाम लूंगा। राजकुमार जिनचेंग, तुम्हारी चालाकी आखिरकार सामने आ ही गई। जब मैं राजा वेई के पास पहुंचूंगा, अच्छी तरह से तुम्हारी शिकायत करो, तब तुम मुझे इनाम भी दे सकते हो। 3 का अच्छा। क्या राजकुमार जिनचेंग के आसपास छुपे हथियार चलाने वाले विशेषज्ञ भी हैं? अगर अभी उसने हमला नहीं किया होता, आज मैं निश्चित रूप से 3 हो जाता। क्या हुआ? इतने सारे लोग कैसे? नहीं, तुरंत पीछे हटो। चलो। हुजूर माफ कर दो। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? हाँ हाँ हाँ, यह राजकुमार है। श्याओ की निशान। राजकुमार ने हमारे सरदार को 1000 सोने की मुद्राएं दी। कहा कि हम पूर्व सम्राट के दल को मार डालें। काम पूरा होने के बाद 5000 और मिलेंगे। वे मुखौटा पहने हत्यारे। क्या तुम्हें राजकुमार ने भेजा है तुम लोगों की मदद करने के लिए? हाँ, झूठ बोल रहे हो। अगर राजकुमार जिनचेंग को मारना चाहता, तो अपने गुप्त रक्षक भेज देता। इतनी छुप छुप कर बात क्यों? और तुम जैसे डाकुओं से संपर्क क्यों करता? यह सच है, सच है। क्योंकि राजकुमारी झाओयांग वही पूर्व महारानी शियो हैं। राजकुमार वेई को पदच्युत सम्राट को मारने से रोका। अगर राजकुमार जिनचेंग मर गए, तो वह आत्महत्या कर लेगी। इसलिए महाराज कुमार ने हमें चुपके से काम करने का आदेश दिया। उसने सही कहा, यह सिर्फ शाओ यानयान की वजह से है। उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की। राजा वेई को मजबूर होकर 100 राजकीय अंगरक्षक भेजने पड़े हमें जिनचेंग ले जाने के लिए। लगता है शाओ किंगशान की मुझे मारने की इच्छा राजा वेई से भी ज्यादा प्रबल है। मिशन विफल हो गया है।
तुम इतने सारे लोग हो, यह कैसे संभव है? महज कुछ 100 अंगरक्षकों से हार गए और इतनी भारी क्षति हुई है। महाराज, चूजियांग के पास कोई है, एक छिपे हथियारों का माहिर। उसने लगातार हमारे दर्जनों लोगों को गोली मार दी। वह बिना किसी चिन्ह छोड़े लोगों को मारता है। हम बचाव ही नहीं कर पा रहे। छुपे हुए हथियारों का माहिर, क्या वह लेंग परिवार से है? चू परिवार की दूसरी राजकुमारी लेंग फीफी, उसके पिता लेंग फेंग, वह किंग जुआन संप्रदाय का प्रमुख है। किंग जुआन संप्रदाय जियांगहू में सबसे बड़ा मार्शल आर्ट संप्रदाय है। अगर वह छुपे हथियारों का मास्टर उनके संप्रदाय से है तो यह समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है वह छुपे हथियार, यह तो किंग जुआन संप्रदाय के तरीके जैसा नहीं लगता। इन बातों को अभी छोड़ो। कुछ दिन पहले लेंग फेंग ने, क्या उसने पिता से विनती नहीं की थी कि उसकी बेटी को चूजियांग के पास से वापस ले लिया जाए? तो फिर उसकी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन महाराज, यह योजना नहीं थी कि चू राजवंश के हर सदस्य का सफाया कर दिया जाए। उनके कोई संतान नहीं है, इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सिर्फ लेंग फीफी ही नहीं, बल्कि चूजियांग की अन्य पत्नियां भी। महारानी, उनके परिवारों को सूचित करो, बस वे चूजियांग छोड़ने को तैयार हों तो सभी को माफी देकर घर भेज दिया जाएगा। हाँ, चूजियांग के पास रहने वाली वो 4 शाही भाभियां, सभी का रुतबा ऊंचा है। इस बार वह लेंग फीफी के लिए किंगजुआन संप्रदाय आ गया है। अगली बार कोई और ताकत आ सकती है। उनमें से एक की रक्षा करने के लिए किसी औरत ने मेरा विरोध किया। बेहतर होगा उन सभी को दूर भेज दो। इस तरह मैं फिर चूजियांग को खत्म कर दूंगा। यह बहुत आसान हो जाएगा। कप्तान, 31 लोग मारे गए हैं, अभी 55 बचे हैं, लेकिन दवा अब पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यहां से अगला कस्बा बहुत दूर है, कुछ दिनों की पैदल दूरी। अगर ये गंभीर रूप से घायल लोग समय पर इलाज नहीं मिला। कप्तान, हम नहीं मरना चाहते। हाँ कप्तान, कृपया हमें बचाइए, हम नहीं मरना चाहते। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम खुद को ही नहीं बचा सकते, हमें कैसे बचाओगे? अगर हम नहीं होते तुम तो पहले ही मर चुके होते। मेरे विचार में अगर ऐसे ही चलता रहा हम सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। मेरी राय में हमें एक बार में ही पूरा काम कर देना चाहिए। इस बेकार बादशाह को खत्म करो। अच्छा, तभी हमारी जान बच सकती है। चुप रहो, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? राजकुमार जिनचेंग, क्या तुम्हें वाकई उन्हें बचाने का भरोसा है? चारों रानी भाभियां मुझ पर विश्वास नहीं करती। ऐसा नहीं कि हम तुम पर भरोसा नहीं करते, बल्कि तुम्हें वास्तव में चिकित्सा नहीं आती। पहले तुमने लेले को बचाया था, मैं उसके लिए आभारी हूं, लेकिन इन अंगरक्षकों के घाव बिल्कुल सामान्य नहीं हैं, और हमारे पास यहाँ वास्तव में इतनी अधिक दवाएं नहीं हैं। तुम इलाज कैसे करोगे? चारों महारानियों, कृपया चिंता न करें, मेरे पास अपना तरीका है। इसमें विशेष दवा है जो अधिकांश लोगों का जीवन बचा सकती है। मैंने जोखिम उठाकर विशेष दवा निकाली, हालांकि इससे खुलासा होने का खतरा है और अंतरिक्ष का रहस्य भी। लेकिन अगर इन्हें नहीं बचाया तो बाद की हत्याएं निपटना मुश्किल होगा। अगर पहले दिखे कपड़े की बात करें, छोटे डेजी को बिजली गिरी, लगातार कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया, फिर भी भूख का कोई चिन्ह नहीं दिखा। कुछ भी साबित नहीं कर सकता। यह गिरा हुआ सम्राट बहुत गहरा छुपा हुआ है। तो अभी जब उसने क्रॉसबो से और अज्ञात छुपे हथियारों से दर्जनों हमले किए तो मुझे विश्वास करना ही पड़ा कि सामने खड़ा यह आदमी अपनी असली ताकत छुपा रहा है। कृपया राजकुमार जिनचेंग, हमें बचाइए। क्या आप यह दवा कहां से लाए यह नहीं पूछेंगे? राजकुमार जिनचेंग, इस यात्रा में आपने जो चीजें निकाली हैं, क्या वे कम हैं? कप्तान हान, आपका बहुत धन्यवाद, मैं आपका अधीनस्थ हूं। और राजकुमार जिनचेंग, आपका भी धन्यवाद, अभी की जान बचाने की कृपा। यह पश्चिमी दवा है। गंभीर रूप से घायल हर व्यक्ति 2 गोली खाए, उसके बाद हर 4 घंटे में 1 गोली और खाए। याद रखो, उन्हें शराब न पीने देना। यह दवा का स्प्रे है, इसे घाव पर लगाया जा सकता है। सभी महारानी बहनों, मैं आपको परेशान कर रहा हूं। लगता है हमारी चिंता व्यर्थ थी। राजकुमार जिनचेंग,
वह अब पहले जैसे नहीं रहे। जिस शाही सम्राट की हमें चिंता करनी पड़ती थी। सम्राट, महारानी और राजकुमारियों का पद इतना महान है, फिर भी उन्होंने हमारे घावों पर पट्टी बांधी। हमने पहले तुम्हारा अपमान किया था। यह सचमुच बहुत बड़ा पाप है। इस बार हमने दुश्मन को भगा तो दिया, लेकिन वे जरूर वापस आएंगे। आज से हम जीवन मृत्यु के साथी बंधु बन गए हैं। मेरे पास 200 तांबे के सिक्के हैं। तुम सब इसे आपस में बांट लो। जब हम जिनचेंग पहुंचेंगे, मैं कुछ अतिरिक्त रुपए भेजूंगा हमारे 3 स्वर्गीय भाइयों के परिवारों के लिए। पहले जब हम उनके लिए शक्तिशालियों की सेवा करते थे, क्या उन्होंने कभी परवाह की हमारी जान की? अब राजकुमार जिनचेंग न सिर्फ हमें धन देते हैं, बल्कि हमें भाई भी मानते हैं। हम उनका साथ क्यों न दें? मेरी जान राजकुमार जिनचेंग ने बचाई है। जो कोई भी उनका अपमान करेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। सभी साथियों, जब तक हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करें, जब हम सकुशल किंगचेंग पहुंच जाएंगे, मैं तुम सबका नेतृत्व करूंगा। एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। राजकुमार किंगचेंग, क्या तुम फिर से उठ खड़े होने की सोच रहे हो? इस बार हमारे भाइयों ने हमला किया। वे राजकुमार के भेजे हुए सैनिक थे। आज के शाही परिवार ने हमारी जान की परवाह नहीं की, जबकि राजकुमार जिनचेंग पुरानी शिकायतें भुलाकर हमारी मदद कर रहे हैं। हम क्यों नहीं एक नए स्वामी की सेवा करें? लेकिन अब हमारे पास केवल कुछ दर्जन लोग बचे हैं। राजदरबार से कैसे लड़े? इसे क्रॉसबो कहते हैं। 50 कदम के भीतर आसानी से जान ले सकता है। अभी मैंने इसी क्रॉसबो से दसियों लोग मारे हैं। क्या पहले गुप्त अस्त्र चलाकर मुझे बचाने वाले आप ही थे? यह राजकुमार जिनचेंग हैं। उन्होंने मेरी जान भी बचाई है। राजकुमार जिनचेंग के पास इतना शक्तिशाली हथियार है, फिर से उभरने की चिंता क्यों करें? हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद राजकुमार जिनचेंग। हम तीनों आपका साथ देने की शपथ लेते हैं। हे भगवान, यह तो इंसान के शरीर में घुस जाएगा। क्या यह सीधे शरीर को भेद नहीं देगा? यह तो बहुत शानदार है। रुको, हर व्यक्ति मुझसे एक क्रॉसबो ले और 10 बाण। इसके बाद जब भी तुम्हारा दुश्मन से सामना हो, सामना करने में बहुत आसानी होगी। पूरी सेना थोड़ा आराम करे, तुरंत रवाना होते हैं। फूफेंग शहर की ओर बढ़े। जी। क्या हुआ? तीसरी दीदी को सांप ने काट लिया। फिर तो जल्द इलाज कराना चाहिए। राजदूत जिनचेंग नहीं कर सकते। तीसरी बहन की जांघ में चोट है और कूल्हे के पास भी है। इतनी निजी जगह किसी पुरुष ने देख लिया, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तीसरी बहन, अभी जान बचाना जरूरी है। तुम चिंता मत करो, राजकुमार जिनचेंग तुम्हें अवश्य ठीक करेंगे। राजकुमार जिनचेंग, यह सांप का जहर पहले के जुकाम जैसा नहीं है और न ही रक्षकों के उन घावों जैसा। क्या तुम्हें यकीन है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, मुझे उस पर विश्वास है। लेले शायद अभी भी गाड़ी पर है। मैं देखने जाता हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ताइजाओ, मैंने अशिष्टता कर दी। मैं बहुत प्यारी हूं। ऐसे समय में तुम अभी भी ऐसी बातें कैसे सोच सकते हो? वह तीन राजकुमार की पत्नी। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो चिल्ला लो, रोकने की जरूरत नहीं। राजकुमार जिनचेंग, मैं मैं और नहीं सह सकता। मैं ताऊजी की पत्नी। आप एक रात आराम कर लीजिए, कल सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार जिनचेंग, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए आभार। मैं आपको विश्राम के लिए वापस ले चलता हूं। अभी भी ठीक नहीं है।
स्कमा बहुत दर्द कर रहा है। तैयारी बंद करो। राजकुमार जिनचेंग और रानी मां की रक्षा करो। सतर्क रहो। राजकुमार जिनचेंग और रानी मां की रक्षा करो। क्या यह फिर से शियाओ की निशान है? इस बार कितने आए हैं? राजकुमार हाँ, ज्यादा नहीं हैं, लेकिन सभी माहिर योद्धा हैं। मैं किंगजुआन संप्रदाय के प्रमुख लेंग फेंग हूँ। अपनी बेटी लेंग फीफी को वापस लेने आया हूँ। आशा है कि लॉर्ड जिनचेंग हमें जाने देंगे। मेरे पिता, मैं पूर्वी युए राज्य के महान राजकुमार यून फीजियांग हूँ। पूर्वी युए राज्य के सम्राट के आदेश पर राजकुमारी यून डुओडुओ को वापस लेने आया हूँ। आशा है कि लॉर्ड जिनचेंग हमें जाने देंगे। महाराज, यह साधारण नागरिक फांग मानकांग है। राजकुमार वेई की अनुमति लेकर मैं अपनी बेटी फांग जियाओ जियाओ को लेने आया हूँ। कृपया राजकुमार जिनचेंग हमें जाने दें। मेरे पिताजी भी आए हैं। जिनचेंग जाने का यह रास्ता। जियाओ परिवार हर संभव कोशिश करेगा। मुझे मारकर ही चैन से रहेंगे। कुछ रानियां आखिरकार महिलाएं हैं। भले ही मेरे पास रहस्यमय शक्ति हो, पर फिर भी मुझे सावधानी बरतनी पड़ती है। जब मैं मौजूद नहीं हो पाऊं, तो क्यों न उन्हें परिवार के साथ वापस भेज दें। इससे मैं बेहतर तरीके से बड़े काम कर सकूंगा। क्योंकि आप लोग लेने आने का साहस कर रहे हैं, मुझे लगता है आप भी श्रीमान फैंग की तरह राजा वेई की अनुमति प्राप्त कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो कृपया इन तीनों शाही पत्नियों को अपने अपने साथ वापस ले जाइए। हम वापस नहीं जाएंगे। हम तीनों भी किंगचेंग लॉर्ड के साथ जाएंगे। हम भी किंगचेंग लॉर्ड के साथ जाएंगे। किंगचेंग काउंटी की स्थिति बहुत कठिन है। अक्सर कियांग और हून लोग हमला करते रहते हैं। राजा वेई का उद्देश्य है कियांग और हून लोगों के हाथों से तुम सबको मरवाना। वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग निश्चित रूप से 3 हो। पिताजी, राजकुमार जिनचेंग की मार्शल आर्ट अद्वितीय है। वह अपनी बेटी की रक्षा कर सकते हैं। राजकुमार जिनचेंग तो एक मुर्गी भी नहीं मार सकते। वह अद्वितीय मार्शल आर्ट से कैसे जुड़ सकते हैं? पापा, पहले राजकुमार ने हमें मारने के लिए हत्यारे भेजे थे। किंगचेंग ड्यूक ने अकेले 100 लोगों का सामना किया, दर्जनों लोगों को मार गिराया, युद्ध का पूरा नियंत्रण हथिया लिया, तब जाकर हम सभी बच पाए। हत्या की उस घटना के बारे में मैंने भी कुछ सुना है। किंगचेंग ड्यूक के आसपास एक अदृश्य हत्यारा जो अदृश्य हथियार चलाता है। क्या यह संभव है कि वह स्वयं राजकुमार जिनचेंग हैं? बिल्कुल सही। मेरी भाभियों के आने जाने का फैसला पूरी तरह से उनके अपने हाथ में है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों महारानी बहनें रुकने पर आमादा हैं। तो फिर मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। जाने के अपने फायदे हैं, रुकने के भी अपने फायदे हैं। वे तीनों जिद्दी हैं। राजकुमार जिनचेंग, क्या तुम भी यह नहीं जानते? बीच के फायदे और नुकसान का मामला मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं। एक बार वे यहां रह गईं, तुम तीनों परिवार तो मेरे जिनचेंग गोंग के कारण फंस जाओगे। तुम्हारे सामने अभी रास्ता बस 2 ही हैं। मेरा साथ दो। वे राजा के पक्ष में जाओ। राजकुमार जिनचेंग, साफ साफ कहूं तो हर कोई देख सकता है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम और वे राजा में चुनना हो तो जवाब स्पष्ट है। बिल्कुल सही। इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सिर्फ अभी की बात है। इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। राजकुमार जिनचेंग, क्या तुम सच में? मैं फिर से उठ खड़ा होने का प्रण ले चुका हूं और राजधानी में वापसी करूंगा। राजकुमार जिनचेंग, सिर्फ 10 दिनों में तुमने इन शाही अंगरक्षकों को वश में कर लिया और राजकुमार की 2 बार की हत्या की कोशिशों से बच निकले। इससे साफ पता चलता है कि तुमने वाकई कुछ चालाकी और कौशल है। अफवाहों जैसा नहीं है, कमजोर और अक्षम, लेकिन फिर भी अभी तुम खुद मुसीबत में हो। हम कैसे विश्वास करें कि तुम वाकई दोबारा उठ खड़े होगे? लगता है आज कुछ ठोस सबूत न दिखाए तो उनका विश्वास जीतना मुश्किल है। एक दिन मैं जरूर वापस जाकर उन्हें हरा दूंगा। अब तीनों महारानियां वापस नहीं जाने का फैसला कर चुकी हैं, तो क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और इन तीनों घरानों की ताकत को अपने नियंत्रण में कर लूं। मेरी योजना तैयार है। जिनचेंग पहुंचने के बाद तुरंत सैनिक भर्ती करो और घोड़े खरीदो, उत्पादन बढ़ाओ। पहले वुवेई पर हमला करो, फिर पूरे लियांगझो पर कब्जा कर लो। टैक्सी कॉरिडोर का सहारा लो, कृषि और व्यापार का विकास करो। जब मजबूत हो जाओ तो राजधानी पर चढ़ाई कर देना। लियांगझो में कम से कम 40,000 सैनिक हैं और लंबे समय से कियांग लोगों और हुनों से लड़ रहे हैं। उनकी ताकत बहुत जबरदस्त है। आप वुवेई पर कैसे कब्जा करेंगे? और लियांगझो की आबादी बहुत कम है। आप सैनिकों की भर्ती कैसे करेंगे?
भले ही हम आपकी मदद करना चाहें, सैनिकों के लिए धन और राशन जुटाना, हथियार फिर कहां से आएंगे, और सैनिक पालना तो है ही एक बहुत बड़ा बिना तल का गड्ढा। सिर्फ हम 3 परिवारों के भरोसे शायद यह लंबे समय तक चलने वाला उपाय नहीं है। सैनिक पालना मैं खुद पाल सकती हूँ। हथियारों की बात करें तो मुझे पता है कहां से लाने हैं। मेरी योजना सैनिक भर्ती के साथ ही उत्पादन बढ़ाने की है, बंजर जमीन पर खेती करने की, ताकि ज्यादा लोग आकर्षित हों। वुवेई पर हमला कैसे करें यह सोचें तो मेरे मन में पहले से ही एक योजना है। राजकुमार जिनचेंग, तुम बार बार कहते हो तुम सैनिक पाल सकते हो और वुवेई जीतने का तरीका भी, लेकिन तुम साबित कैसे करोगे? पिताजी, इस मामले के बारे में राजकुमार जिनचेंग की अपनी योजना है। पिताजी आप और ज्यादा मत पूछिए। और इस पूरे सफर में राजकुमार जिनचेंग की क्षमता सबकी नजरों के सामने है। बिल्कुल सही, आज तीनों एक साथ यहाँ आए हैं। तीनों महारानी बहनों को ले आओ। इतनी सही समय पर आ गए। क्या तीनों ने कभी सोचा है कि क्यों राजकुमार वेई ने अचानक तीनों महारानी बहनों को रिहा कर दिया? मेरा विचार है वह हमारे एकजुट होने से डरता है, इसलिए पहले फूट डालो और राज करो। तुम्हारा मतलब है पहले वह तुमसे निपटने की योजना बना रहा है, फिर हम 3 परिवारों से निपटेगा। नहीं, तुम 3 परिवारों से निपटने की बात नहीं है, बल्कि मुझे मारने के बाद वह चारों रानियों को अवश्य मार डालेगा। इसका क्या अर्थ है? चारों रानियों के पीछे का बल, अलग अलग विशेषताएं हैं। जब तक वे यहां हैं तब तक वे चू राजवंश की रानियां हैं। अगर भविष्य में फिर चू राजवंश से संबंध जोड़ेंगी तो राजकुमार वेई मैं भी चैन से कैसे रह सकता हूं? भले ही इस बार वे मेरे साथ न चलें तो भविष्य में यह निश्चित है। तुम ठीक कहते हो। अगर राजा वेई सच में चाहता है फीफी को छोड़ना, अब तक इंतजार नहीं करते तो राजधानी छोड़ने से पहले उसे छोड़ देना चाहिए था। ऐसा लगता है हमारा जीवन राजकुमार जिनचेंग से जुड़ा है। केवल राजकुमार जिनचेंग के जीवित रहने से हम भी जीवित रह सकते हैं। इतिहास में गिराए गए सम्राटों का अंत अच्छा नहीं होता, केवल विद्रोह करके ही हम जीवन की एक किरण पा सकते हैं। इसलिए मेरी योजना है राजधानी में वापस जाकर वह सब कुछ वापस लेने की जो मेरा था। यही मेरी नियति है जिसे निभाना ही होगा। चलो ठीक है, फीफी की जान मैं अवश्य बचाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं लिंगफेंग, किंगजुआन पाई के सभी शिष्यों को लेकर प्राण देकर भी निष्ठा से सेवा करूंगा। राजकुमार जिनचेंग और फान परिवार की मैंने राजकुमार जिनचेंग को अपनी जान देकर निष्ठा दिखाई है, लेकिन कोई आदेश हो तो मैं 1000 बार मरने को भी तैयार हूं। दो दो की जान बचाने के लिए हमारा दोंगयुए देश निश्चित रूप से राजकुमार जिनचेंग का समर्थन करेगा। भविष्य में अगर किसी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा पूरा दोंगयुए राज्य पूरी ताकत से आपकी मदद करेगा, लेकिन इस समय आपकी सुरक्षा करने वाली सेना बुरी तरह घायल हो चुकी है। क्या आपको वाकई यकीन है कि आप झेल पाएंगे शियाओ किंगशान की अगली हत्या का प्रयास? वह कर सकता है, हमें भी विश्वास है वह कर सकता है। शत्रु का आक्रमण है, राजकुमार जिनचेंग की रक्षा करो। राजकुमार जिनचेंग और रानी मां की रक्षा करो। ऐसा लगता है इस बार के हमलावर संख्या 300 से कम नहीं है। सिर्फ बांटे गए क्रॉसबो से शायद ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। मेरे स्पेस में हालांकि पर्याप्त आग्नेयास्त्र हैं। इन 300 हत्यारों से निपटने के लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं है, लेकिन जल्दी खुल जाना मेरी भविष्य की योजनाओं के लिए अच्छा नहीं है। इस बार हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन हर एक बहुत कुशल है। पूरी ताकत से लड़ेंगे, शायद ये हमलावर पीछे हट जाए। लेकिन अगली बार राजकुमार जिनचेंग इस तरह का हमला तुम कितनी बार रोक सकते हो? अगर ऐसा है तो इस बार मैं तीनों को साफ दिखाऊंगा कि क्या मैं वाकई गोल्डन सिटी पहुंच सकता हूं। यह गैस स्प्रे है, जब दुश्मन पास आए तो इसे लेकर उस पर छिड़क देना। यह इलेक्ट्रिक शॉक बैटन है, पास से दुश्मन को बेहोश कर सकते हैं। तुम लोग एक साथ रहो, इस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हो। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा राजकुमार जिनचेंग, तुम्हें जीवित वापस आना ही होगा। मठाधीश लिंग, क्या अभी भी हाथ नहीं उठाने वाले? जल्दी नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूं। कमजोर और अयोग्य राजकुमार जिनचेंग के बारे में अफवाहें, अभी की बड़ी बड़ी बातें, आखिर कितनी सच्चाई है इनमें? मैं कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठ सकता हूं?
मेरा बड़ा भाई भी ऐसा क्यों है? क्या वे राजकुमार जिनचेंग की परीक्षा ले रहे हैं? बिल्कुल सही, लेकिन उनकी मदद के बिना भी मुझे यकीन है कि राजकुमार जिनचेंग दुश्मनों को खदेड़ देंगे। पर इस बार जो लोग आए हैं वे साफ देखने में सेना में प्रशिक्षित हैं। इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा लोग आए हैं। हालांकि राजकुमार जिनचेंग अब बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इस बार भी स्थिति बहुत आशावादी नहीं है। राजकुमार जिनचेंग, खतरा? क्या वह मौत को दावत दे रहा है? दुश्मन ने 3 तरफ से घेर लिया है। उसके पास वह अदृश्य हथियार है जो चुपके से मार सकता है। डर है कि बच निकलना मुश्किल होगा। आखिरकार दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। राजकुमार जिनचेंग पागल तो नहीं हो गया? अदृश्य हथियार जो चुपके से मारते हैं, आखिरकार आ ही गया। भाइयों, पीछे से घेर कर हमला करो। हाँ, यह कौन सा छुपा हथियार है? इसकी ताकत मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह यह तो जादू जैसा है। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। हमें इस हथियार के बारे में कुछ नहीं पता। वह गोली कैसे आई? पलक झपकते ही इतने साथी मारे गए। बस ऐसे ही आगे बढ़े। क्या यह सीधे मौत के मुंह में जाना नहीं है? क्या राजकुमार जिनचेंग को जादू आता है? नहीं तो वह इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? आगे बढ़ो, नहीं तो सभी को भगोड़ा माना जाएगा। मौत की सजा सुनाई जाती है। जी भाइयों, राजकुमार जिनचेंग हमारे साथ हैं। हम इन डाकुओं को जरूर मार डालेंगे। मार डालो, मारो। मेरी आंखें। मैं भी दुश्मन को मार सकता हूं। मैं भी कर सकता हूं। सब लोग सुन लो। दो दो के जोड़े बनाओ। एक व्यक्ति गैस स्प्रे की जिम्मेदारी ले। उनकी आंखों पर स्प्रे करो। दूसरा व्यक्ति मारने की जिम्मेदारी ले। ठीक है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत। मार डालो उन्हें। जिनचेंग गोंग जैसा शक्तिशाली स्वामी मिला है। अब हम जिनचेंग काउंटी पहुंच गए हैं। अब आशा की किरण दिख रही है। हाँ, सच कहा। हम जिनचेंग गोंग को बोझ नहीं बन सकते। भाइयों, मार डालो, मारो। मेरे सबसे कुशल योद्धा भी उसके जैसा नहीं है। संप्रदाय प्रमुख, अब मुझे जरा भी संदेह नहीं है। राजकुमार जिनचेंग मेरा दोंदे हुए देश अंत तक दृढ़ता से समर्थन करेगा। हाँ, कृपया मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो। एक भी जीवित नहीं छोड़ना। इस तरह मैंने आधुनिक हथियारों का रहस्य छुपा कर रखा। इसे सुरक्षित रखा जा सका। राजकुमार जिनचेंग, आप प्रतापी हैं। मैं आपका सेवक राजकुमार जिनचेंग का अंत तक साथ देने की प्रतिज्ञा करता हूं। यह लड़ाई बहुत कठिन है। भाइयों, तुमने बहुत मेहनत की। राजकुमार जिनचेंग, हमारा परिवार, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है। हमारे व्यापार हर जगह फैले हुए हैं। हमारे पास हर तरफ जासूस हैं। वे तुम्हारे संदेश पहुंचा सकते हैं और जानकारी जुटाना। राजकुमार जिनचेंग मेरे किंगजुआन स्कूल के शिष्य जियांगहो और हर देश की सेना में फैले हुए हैं। यदि राजकुमार जिनचेंग को कोई आवश्यकता हो तो मेरा किंगजुआन स्कूल पूरी ताकत से सहायता करेगा। राजकुमार जिनचेंग का जिनचेंग जाना। मैंने एक दस्ता भेजा था। पूरे रास्ते उनका साथ दिया। यहां तक कि भविष्य की गठबंधन की बात भी विचार की जा सकती है। ऐसा लगता है कि तीनों ने निर्णय ले लिया है। मैं चूजियांग, आप तीनों के विश्वास के लिए यहां धन्यवाद देता हूं। मुझ पर भरोसा करो। भविष्य तुम लोगों को बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। आज जो फैसला लिया गया है। दीदी, मैंने ही कहा था कि जिनचेंग गोंग में क्षमता है। मैंने यह भी नहीं कहा कि मुझे विश्वास नहीं है। प्रधान लिंग, वर्तमान लियांगझो की वुवेई कमांडर गांव फेई तुम्हारा प्रमुख शिष्य है ना? बिल्कुल सही। बस उसके पास सैनिक बहुत कम हैं। ऊपर से ग्रैंड इतिहासकार और प्रांतीय गवर्नर की कई पाबंदियां हैं। कुछ भी करना चाहो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे उससे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि जब मैं जिनचेंग पहुंचूं
उसे चुपके से वुवेई के शरणार्थियों को जिनचेंग ले आने देना है। राजकुमार जिनचेंग, क्या आप? माफ कीजिए, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मास्टर लिंग, चूंकि आप इस उलझे हुए मामले में कूदने को तैयार हैं, तो कृपया आप पहले ही जिनचेंग और वुवेई काउंटी पहुंच जाएं। हर तरफ की जानकारी इकट्ठा करें, जिसमें लियांगझो की सैन्य टुकड़ियां भी शामिल हैं। आम लोगों का जीवन, क्यांग लोग और दासों के बारे में जितना विस्तार हो सके, कोई समस्या नहीं। मालिक फांग, कृपया मेरे लिए पहले से कुछ लोगों को ढूंढने की व्यवस्था करें, जो जिनचेंग काउंटी के भीतर और आसपास के इलाके से वाकिफ हों। बेहतर होगा अगर वे पश्चिमी क्षेत्र के कियांग और हून लोगों की भाषा जानते हों। बाकी सारे मामले मेरे जिनचेंग पहुंचने के बाद ही तय होंगे। यह मेरे ऊपर है। और एक बात, मुझे नहीं पता कि डोंगरियो साम्राज्य मेरी चारों रानियों के परिवार को शरण देगा या नहीं। क्या तुम कह रहे हो कि उन्हें डोंगरियो साम्राज्य भेज दिया जाए? बिल्कुल सही। मुझे शियाओ परिवार से डर लगता है। वे मुझे धमकाने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। राजकुमार जिनचेंग वाकई सब कुछ ध्यान में रखते हैं। राजकुमार जिनचेंग, आपका बहुत धन्यवाद। राजकुमार जिनचेंग, एक और बात पूछनी है। आज आपने जिस तरह का इस्तेमाल किया, जो बिना किसी निशान के मार सकता है, वह घातक अस्त्र आखिर है क्या? क्या हमें दिखा सकते हैं? माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह मेरी जान बचाने की चीज है। राजकुमार जिनचेंग इतने सतर्क हैं। यह भी ठीक है, हम समझ गए। छोटे कालू, अब जब मैंने तुम्हें शिष्य बनाने का फैसला कर लिया है और तुम्हें चिकित्सा कला सिखाऊंगा, तो तुम्हें यह याद रखना होगा, इस तरह के गंभीर घाव में पट्टी बांधने के बाद रोगी को अवश्य देना होगा 2 सेफ्लोस्पोरिन की गोलियां। गुरुजी, मैंने आपकी बात याद रखी है। बेटी, बेटी, पिता ने तुझे चुपके से बाहर बुलाया है। बस तुझसे एक बात पूछनी है। क्या तुझे राजकुमार जिनचेंग से प्यार हो गया है? पिताजी। महाराज, उन्होंने पहले मेरी जहरीले सांप के काटने की चिकित्सा की थी। अगर वह नहीं होता तो मैं बहुत पहले मर चुकी होती। लेकिन तुम उसकी भाभी हो। भले ही भविष्य में वह फिर से सम्राट बन जाए, तुम दोनों के बीच का यह रिश्ता नहीं बदल सकता। समाज में देवर भाभी का दोनों परिवारों की जिम्मेदारी उठाने की प्रथा फिर राज परिवार क्यों नहीं कर सकता? छोड़ो भी। लेकिन दूसरी ओर, इन वर्षों में हमारे किंगजवान संप्रदाय के उत्तरी लियांग सेना में शिष्य राजकुमार वेई द्वारा दबाए और हटाए गए हैं, केवल इसलिए क्योंकि राजकुमार वेई सेना में वह अपने लोगों को बड़े पद दे रहा है। अब जब हम राजकुमार जिनचेंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक मौका सामने आया है इस स्थिति को बदलने का। पहले तुम्हें उत्तरी लियांग में राजनीतिक विवाह के लिए भेजा गया था, ताकि हमारे दोनों देश दक्षिणी जिन के खिलाफ मिलकर लड़ सकें। आखिरकार हमारा पूर्वी युए राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध है, लेकिन सेना की कमी है। लेकिन आज के समय में राजकुमार जिनचेंग के साथ सहयोग करना, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। सम्राट को रिपोर्ट दूंगा। आगे की चर्चा करेंगे। राजकुमार वेई से कैसे निपटें। सफर में सावधान रहना। हमारे 300 से अधिक चुनिंदा सैनिक, उनके पास 100 से भी कम लोग हैं। तुम मुझे बताओ, हमारे सभी लोग मारे गए, यह कैसे संभव है? तीन सौ से अधिक चुनिंदा सैनिक, उनके पास 100 से भी कम लोग हैं। तुम मुझे बताओ, हमारे सारे लोग मर गए, यह कैसे संभव है? और कुछ, दुश्मन का नुकसान बहुत कम है। सिर्फ 3 लोग मरे, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। महाराज, और एक खबर है। लिंग परिवार, फांग परिवार और डोंगयुए शाही परिवार किसी को भी नहीं देखा। चुजियांग की वो शाही भाभियां प्राण देकर भी उसका साथ देंगी। बहुत अच्छा, चुजियांग, तुम सचमुच एक दरिंदे हो। मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। राजकुमार जिनचेंग, हम अब आंदिंग शहर से बाहर हैं। यह तो अजीब बात है। आंदिंग शहर की रक्षा सेना और महामहिम, उन्होंने हमें रोका तक नहीं। वे सभी राजा वेई के लोग हैं। अनहोनी के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। शहर से बाहर निकलते ही और सावधान रहना होगा। भाइयों को बता दो, सतर्कता बढ़ा दो। जी। आगे कौन है?
मैं रानी शुहुई के मातृ परिवार से हूँ, जो परिवार का रक्षक झांग जियाओ हो। मैं विशेष रूप से स्वामी के आदेश पर आया हूँ, महारानी से एक बार मिलने के लिए। आप वापस जाकर मेरे पिता को बताएं। मैं ड्यूक ऑफ जिनचेंग के साथ जा रही हूँ, जिनचेंग काउंटी की ओर। उन्हें चिंता न करने के लिए कहें। मालिक जानते थे कि रानी ऐसा ही कहेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे यह संदेश भी दिया कि रानी आगे क्या सोच रही हैं। तभी मालिक को पता चल सकेगा कि वे आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। आप बस कह दीजिए, सम्राट का गुरु तो सारे संसार में शिष्य फैला चुका है। लियांगझो में कोई विद्वान नहीं है। महारानी भाभी, पूर्व सम्राट के शिक्षक की बेटी होने का गौरव तुम्हें ही शोभा देता है। एक जगह पर नियंत्रण पाने के लिए पूर्ण सैन्य शक्ति के अलावा विद्वान मंत्री और रणनीतिकार और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। लियांगझो, मैं इसे पाकर रहूंगा। राजकुमार जिनचेंग, यह और करीब आ रहा है। आने से पहले ही मुझे पता था, जिनचेंग एक बंजर जगह है, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा बंजर है। रुको, एक बड़ी टुकड़ी नजदीक आ रही है। पूरी टीम सतर्क रहें। पूरी टीम सतर्क रहें। कितने लोग हैं? आवाज सुनो, लगभग 200 से ज्यादा। पीछे की महिलाएं ठीक हैं? जी। डरो मत, तुम्हारे राजकुमार चाचा इतने शक्तिशाली हैं, वह जरूर सुरक्षित रहेंगे। हाँ, राजकुमार चाचा सबसे महान हैं। राजकुमार जिनचेंग 100 योद्धाओं जैसे हैं। मुझे विश्वास है, वह जरूर हरा देंगे। बस इतना, हम बस बोझ न बने दीदी अब, लेकिन आजकल हम सबसे ज्यादा राजकुमार जिनचेंग पर भरोसा करती हैं। तुम? ठीक है छोटी बहन, अब वक्त नहीं है दीदी का मजाक उड़ाते समय। मैं बिल्कुल नहीं डरती। राजकुमार जिनचेंग यहां हैं। हम मजाक करते रहेंगे, बातचीत भी जारी रखेंगे। सही कहा। ध्यान से सुनो, गाड़ी वाली औरत को सब कुछ यहीं छोड़ जाओ, तभी तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरकारी गाड़ी लूटने की? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? बगावत की बात मैं नहीं जानता, पर सामान तुम्हें। दूसरे भाई, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। दूसरे मुखिया, जीना नहीं चाहते, सबको मार डालो, एक भी न बचे। राजकुमार जिनचेंग की रक्षा करो। यह धुआं कहां से आ रहा है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भाइयों, कारवां की रक्षा करो। भाइयों, इस बार हमारा एक भी सैनिक नहीं मारा गया। 100 से अधिक डाकुओं को मार डाला। जमाई राजा, आप प्रतापी हैं। राजा जिनचेंग, आप प्रतापी हैं। राजा जिनचेंग, तुम बहुत कमाल हो। चौथी भाभी, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। अभी जिनचेंग गोंग, शुक्रिया। जिनचेंग गोंग, जिनचेंग गोंग, तुमने अभी जो इस्तेमाल किया था, क्या यह जहरीला धुआं है? हमारी आंखें क्या अंधे हो जाएंगी? जहरीला धुआं? ऐसा ही कह सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही ठीक लगेगा। यह मेरा धुआं है। यह बस कुछ पल के लिए है। इससे खांसी और आंसू आते हैं, लड़ने की क्षमता खो देते हो। अगर जल्दी ठीक होना चाहते हो तो जाकर मुंह और आंखें धो लो, लेकिन याद रखना, अगली बार ऐसा होने पर धोए में कभी न घुसना। राजा जिनचेंग, तो भविष्य में भी हमारा सामना हजारों सैनिकों से हो, हमें डर नहीं लगेगा। तुम बस कुछ गोले, वैसे जहरीले गोले फेंक देना, हम जोरदार वार करेंगे, दुश्मन को हरा देंगे। आसानी से दे दो, सबको खत्म कर दो। नहीं,
पहले इस जहरीले गोले की सीमित रेंज की बात नहीं करते, और इतने सारे धुएं के गोले, तो तुम्हारे पास और भी छुपे हथियार हैं। तेरे उस छुपे हथियार की आवाज सुनते ही यमराज जैसे प्राण लेने आ जाते हैं, एक साथ ढेरों गिर जाते हैं। कितना भयानक है, कितना शक्तिशाली है। बचाओ जनरल साहब, जनरल साहब, कृपया मेरे परिवार को बचा लो। जनाब सिपाही, साफ साफ बताओ। कप्तान हान, जनाब सिपाही, जनाब सिपाही, अभी अभी आपने जिसे मारा है वह सब लोंगमिंग गांव के डाकू हैं। वे रोज लूटपाट करते हैं, हर बुरा काम करते हैं। मेरी पोती को भी छीन लिया है और गांव वालों की बहू बेटियों को भी। सब कुछ कल रात ही हुआ, सब कुछ छीन लिया गया। मैं आपसे विनती करता हूं सेनापति जी, कृपया उसे बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं सेनापति जी। बुजुर्ग महोदय, क्या सरकार कुछ नहीं करेगी? वह लोंगमिंग गढ़, यहां से बचाव आसान है, हमला मुश्किल। पहले सरकार ने कई बार डाकुओं का सफाया करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। मगर अब के जिलाधिकारी उन डाकुओं के साथ मिल गए हैं। अब तो हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। बुजुर्ग, क्या आप जानते हैं कि डाकुओं की संख्या कितनी है? वे लगभग 300 से अधिक हैं। अभी जिन्हें हमने मार गिराया वे 100 से ज्यादा डाकू थे, अभी 200 बचे हैं। लोग कम नहीं हैं और डाकुओं का अड्डा बचाव में आसान, हमले में मुश्किल है, जबकि हमारे पास बस कुछ दर्जन लोग हैं। अपना ख्याल रखना भी मुश्किल है। अगर वाकई नई मुसीबत मोल लें राजकुमार जिनचेंग, हमें उन्हें बचाना ही होगा, वरना सचमुच मौत ही एकमात्र रास्ता बचेगा। हाँ राजकुमार जिनचेंग, लोगों को बचाने के बारे में क्या तुम्हें यकीन है? बड़ी भाभी, थोड़ा अलग बात करते हैं। अगर कोई खतरा हो तो यह लो और मुझे बुलाना। पहले मैं तुम्हें इस्तेमाल करना सिखाता हूं। इसे दबाकर रखो। हलो हलो हलो, मुझे सिग्नल मिल जाएगा। तुम्हें जाना है। कप्तान हान, तुम 20 भाइयों को लेकर और गंभीर रूप से घायलों को, साथ ही चारों भाभियों को यहीं डेरा डालो। जी। तुम बाकी बचे भाइयों को लेकर मेरे साथ डाकुओं का सफाया करने चलो। जी। यही है। तैयार। फायर। भाइयों आगे बढ़ो। भाइयों, उन्हें मार डालो। दूसरे सरदार और शहीद भाइयों के लिए बदला लो। महाराज मेरी जान बख्श दो। बोलो, वो जो औरतें लूटी गई थीं, कहाँ हैं? मैं बताता हूं। सब लोग पीछे मुड़ जाओ। तुम लोग कपड़े पहन लो, मेरे साथ बाहर चलो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। राजकुमार जिनचेंग, वे बंदी महिलाएं। मैंने 2 भाइयों को सुरक्षा के लिए भेज दिया है, वे चली गई हैं। ये वे हैं जिन्हें हमने अन्य कमरों में पाया। कुछ डिब्बों में मिला सोना चांदी और जेवर। इन सबको वापस ले चलो। हर एक को इनाम मिलेगा 30 तोले चांदी। यह तो हमारे साल भर की कमाई है। राजकुमार जिनचेंग के साथ काम करना पिछले जन्म का पुण्य फल है। राजकुमार जिनचेंग, आपका शुक्रिया। महारानी, हमने डाकुओं के अड्डे को नष्ट कर दिया है। यह स्थान अस्थायी रूप से रात बिताने के लिए उपयुक्त है। तुम तुरंत प्रस्थान करो, शीघ्र ही हमसे आ मिलो। महाराज, आपकी जीवनदान की कृपा के लिए धन्यवाद। हम जानती हैं कि हमारा शरीर मुरझाया हुआ है, महाराज की सेवा करने लायक नहीं है। बस इतनी विनती है कि हमें शरण दें। हम गुलाम बनकर रहेंगी, गोलियां रोकेंगी, दुश्मन मारेंगी, कुछ भी करने को तैयार हैं। आज के इस जमाने में तुम स्त्री होकर डाकुओं के अड्डे में अपनी इज्जत गवा दी। भले ही तुम लोग वापस जाओ, मेरे अनुमान से तुम्हारा बाकी जीवन शांति से नहीं बीतेगा। ऐसा करते हैं।
मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुम घोड़े की सवारी सीख सको तो मैं मान जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ रख लेते हैं, नहीं तो खुद ही चले जाओ। धन्यवाद महाराज। मैं और झाओ झाओ दोनों घुड़सवारी जानते हैं, हम सबको सिखा सकते हैं। क्या तुम घुड़सवारी जानते हो? तो क्या तुम जानते हो पढ़ना लिखना? हुजूर को जवाब देता हूं, हाँ कुछ आता है। घुड़सवारी आती है, पढ़ना लिखना आता है। तो फिर आप लोग अमीर घराने से हैं, कैसे? यहां आकर फंस गया। मेरे पिता को दुष्टों ने मार डाला, न्याय नहीं मिला, बल्कि मैं भी मारा जाता। मैं भाग निकला, इसलिए। ठीक है, अब मैं आधिकारिक तौर पर कहता हूं, मैं रुकूंगा। अस्थायी रूप से इसे महिला सैनिक कंपनी नाम दिया गया है। तुम महिला सैनिक कंपनी की बनोगी कंपनी कमांडर। तुम यह भूमिका निभाओगी, महिला सैनिक कंपनी की उप कंपनी कमांडर और उप कंपनी कमांडर। यह किस तरह का पद है? पिताजी के समय की सेना में ऐसा कोई पद नहीं था। राजकुमार नाराज न हो, हमारे पिता पहले सैनिक थे। वह बकवास कर रही है। राजकुमार के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हम 3 दिनों में जरूर सिखा देंगे सभी को, महिला सैनिक दल को घुड़सवारी। विश्राम, सावधान। अब हम वजन प्रशिक्षण करेंगे। कप्तान हान, यह आप पर है। जी। टीम, ऊपरी अंग प्रशिक्षण करो। उसी के नेतृत्व में भारी सामान लेकर दौड़ने का अभ्यास करने जाओ। जी। चलो। चाहते हो कि कोई तुम्हें तंग न करे तो उन्हें हराओ जो हमें तंग करते हैं। जी। वार करने में पूरी ताकत लगाओ। फिर से करो। जी। मैंने नहीं सोचा था कि दूसरी राजकुमारी इतनी कुशल योद्धा हैं। राजकुमार, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्ति है। तीसरी राजकुमारी, तुम लोग यहां कैसे? यह सफर तो खतरों से भरा रहा। हम भी आत्मरक्षा सीखना चाहते हैं। हाँ गोंगे, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, बल्कि आपकी सहायता करना चाहते हैं। राजमाताओं की यह भावना सराहनीय है। आज से आगे जब तक मैं चूजियांग यहां हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे पिता एक महान सेनापति हैं। वे गोझोंग है ना? पूर्व उत्तरी लियांग के वे गोझोंग जनरल वेई वास्तव में तुम्हारे पिता हैं। मैं झाओ झाओ, कल मैंने तुम्हें देखा तो लगा जैसे जानी पहचानी हो। हम बचपन में अक्सर मिला करते थे। पहले तुम्हारा नाम वेई वानिन था और घर में तुम्हें झाओ झाओ कहते थे। नाम तक मेल खा गया। दुनिया में इतना संयोग नहीं होता। तुम मानना नहीं चाहते। क्या कोई चिंता है? मैं वेई गोझोंग की बेटी हूं। वेई वानिन, सच में तुम हो? तुमने कल कहा था तुम्हारे पिता को एक दुष्ट ने मार डाला। तुम अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते। क्या यह उस दुष्ट से जुड़ा है जिसका तुमने जिक्र किया? हाँ, वह दुष्ट आजकल दरबार में बहुत शक्तिशाली है। उत्तरी लियाओ में और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरी बात का कोई वजन नहीं, न तो अधिकार है न ताकत। उसका सामना करना तो दूर की बात है। जो तुम कह रहे हो, क्या वह श्याओ चेंगझांग है? लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुम्हारे पिता जनरल वेई श्याओ चेंगझांग द्वारा मारा गया। आखिर हुआ क्या है? राजकुमार, मैं जानता हूं तुम अभी मुसीबत में हो। खुद को बचाना मुश्किल है, इसलिए मैंने कभी नहीं लिया मेरे पिता का मामला। लेकिन मेरे पिता और उसके सैनिक और अधिकारी, साथ ही उनके परिवार के सदस्य, सभी को आज के वेई के राजा ने क्रूरता से मार डाला। उनकी आंखें मरते समय भी बंद नहीं हुई। मैं केवल इतना जानता हूं, उस साल पूर्व सम्राट का अचानक निधन हो गया। दक्षिणी जिन ने इसका फायदा उठाकर हमारे महान लियांग पर हमला कर दिया। तुम्हारे पिता 1 लाख सैनिकों को लेकर दुश्मन से मिले, लेकिन अचानक घात में फंस गए। पूरी सेना खत्म हो गई। उसके बाद श्याओ चेंगझांग ने पूर्वी सीमा सेना ली, बचाव के लिए पहुंचे। तब जाकर दक्षिणी जिन का हमला रुका।
सब झूठ है। सच्चाई यह है, श्याओ चेंगझांग ने दुश्मन देश नानजिन से मिलीभगत की। उसने नानजिन को उत्तरी यांग पर अचानक हमला करने दिया, सीधे जिंगमेन पर कब्जा करने के लिए। फिर उसने झूठे तौर पर जिंगमेन शहर को बचाने का नाटक किया, जिससे जिंगमेन के रक्षकों ने दरवाजे खोल दिए। अचानक हमला करो, जिंगमेन शहर के सभी रक्षकों को मार डालो। उसके बाद उसने पहले से सांठगांठ कर रखे मेरे पिता के पास रसद का जिम्मेदार उपसेनापति शेन सानवान के साथ बचाव के लिए जा रहे मेरे पिता को घेर लिया और उसके लोग यिलिंग के पहाड़ी इलाके में फंस गए। ऐसा हुआ था, मुझे याद है। उस लड़ाई के बाद जिंगझो, जिंगमे और यिलिंग तीनों जगहें दक्षिणी जिन के कब्जे में चली गईं। क्या सच में श्याओ चेंगझांग है? दक्षिणी जिन को दिए गए वादे बिल्कुल सही। उम्मीद नहीं थी। यह श्याओ चेंगझांग न सिर्फ सत्ता हथियाई और देश को धोखा दिया, बल्कि दुश्मन देश से मिल गया और हमारे महान लियांग को बेच दिया अपनी दुष्ट महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। एक दिन मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। झाओ झाओ, उस समय सभी ने कहा था, दक्षिणी जिन ने जियांगचेंग पर कब्जा करने के बाद तुम्हारे जनरल का महल दुश्मनों ने सबका कत्ल कर दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें यहां देख रहा हूं। क्या यह मामला भी कुछ और छुपा हुआ है? जनरल के महल की हत्या, मेरे पिता और उनके लोगों की हत्या और उनके परिवारों की हत्या करने वाले दक्षिणी जिन नहीं थे। यह वही है शाओ चेंगझांग। सिर्फ मैं और याओ याओ, हम दोनों भाग निकले। झाओ झाओ, तुम लोग चिंता मत करो। जब राजकुमार फिर से उठ खड़ा होगा, हम राजधानी में वापस आकर हमला करेंगे, जनरल वेई की मदद करने और सभी सैनिकों का बदला लेना है। उस आदमी को मार डालो। गंभीर रहो राजकुमार। बस इस तरह देखते ही इन महिला सैनिकों का आत्मविश्वास पहले से और अधिक तीखा हो गया है। बस राजकुमार, ये कपड़े और कवच तुम्हें ये कहां से मिले? राजकुमार ने जो काम सौंपा था, क्या मुझे तुम्हें उसकी जानकारी देनी चाहिए? मैं मरने लायक हूं। मैंने राजकुमार का अपमान किया। कृपया राजकुमार मुझे क्षमा करें। अब अंगरक्षक और महिला सैनिक दल फिर से लगभग 100 लोग जमा हो गए हैं। लेकिन यह सिर्फ महिला सैनिकों की कंपनी है। अभी तक लड़ने की क्षमता नहीं बनी है। अगर एक बार फिर 100 से अधिक लोगों का हमला होता है, तो शायद काफी हताहत होंगे। छोटा काला, तुमने गुरुजी को शिष्य बनाया, चिकित्सा कला में मन नहीं लगाया। यहां क्या कर रहे हो? गुरुजी ने कहा है, सेना चिकित्सक का काम सिर्फ इलाज नहीं, खुद को भी मजबूत बनाना होता है। इसलिए मैं मांसपेशियां बढ़ा रहा हूं। क्या बढ़ा रहे हो? रुको। सभी सैनिक अधिकारियों को नमस्कार। यह क्या मामला है? सैनिक अधिकारी, मेरा नाम हुसान है। मैं जिनचिंग शेन परिवार का काफिला प्रमुख हूं। व्यापारिक काफिला। अभी कुछ देर पहले हमें कियांग लोग मिले। कुछ साथी कियांग लोगों ने तीर मार दिया, बहुत बुरी तरह घायल हैं। जिनचिंग से अभी दूरी है। मेरा अनुमान है वे बच नहीं पाएंगे। उनके खून जानलेवा नहीं है। खून बहुत ज्यादा बह गया है। खून बंद हो जाए तो ठीक है। अरे, मेरी मेडिकल किट ले आओ। जी गुरुजी, तुम उन्हें बचा सकते हो। शुक्रिया महोदय, जान बचाने का एहसान। धृष्टता, ये कुंवर जिनचिंग हैं। साहस कैसे हुआ अशिष्ट बनने का? आह, कुंवर जिनचिंग को प्रणाम। कृपया कुंवर जिनचिंग हमें क्षमा करें, हमने आपको पहचाना नहीं। आपको पहचानने में चूक गए। धन्यवाद राजकुमार जिनचिंग। राजकुमार जिनचिंग, आपकी जीवनदान की कृपा के लिए धन्यवाद। सब उठ जाओ। महाराज, आज की इस महान जीवनदान की कृपा भविष्य में शेन परिवार अवश्य चुकाएगा। भारी आभार। ऐसा है तो मैं गोल्डन सिटी में ही आप सबका इंतजार करूंगा। चलो।
नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी दुनिया में। आज हम बात कर रहे हैं हान ली के उस सफर की जहां मौत हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। एक तरफ शरीर में फैलता जहर और दूसरी तरफ मो काई हुआन की दी हुई वो रहस्यमयी वार्म संजे। क्या ये कीमती पत्थर हान ली की डूबती सांसों को बचा पाएगा, या फिर अमरत्व की ये तलाश उसे किसी ऐसे जाल में ले जाएगी जहां से लौटना मुमकिन नहीं। चलिए गहराई से जानते हैं इस रोमांचक कहानी को। पल भर में पूरे शरीर में फैल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। वह बेहोश होने वाला था, लेकिन जब उसकी चेतना धुंधली हो रही थी, अचानक उसने पाया महल की एक महिला ने बोलना शुरू कर दिया। जब हान ली मो युन के हाथों में फंसा हुआ था, दिल का दर्द लेकर आया। वह दांत पीसकर खोजने लगा। जियो मो जू द्वारा छोड़ी गई गोली को महसूस किया। पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब एक भी गोली नहीं बची थी। निराशा बादल की तरह अचानक उस पर छा गई। लेकिन भाग्य हमेशा मुश्किल में एक मौका छोड़ देता है। इस जीवन मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में हान ली ने अचानक यहाँ आई एक महिला को देखा। मो कहवान, नुआन बाओयू, जल्दी से इसे ले जाओ और अपनी जहर की बीमारी का इलाज करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। इस समय हान ली का शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। वह पूरी तरह से जीवन और मृत्यु की सीमा पर था। पूरा व्यक्ति जीवन मृत्यु के बंधन में उलझा हुआ है। बारीकी से सोचने का समय ही नहीं मिला, विस्तार से विचार करने का अवसर ही नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मो काई हुआन द्वारा दिए गए गर्म सूर्य वाले मूल्यवान जेड को ले लिया। उस गर्म धूप वाले मूल्यवान पत्थर को स्वीकार कर लिया जो मो काई हुआन ने दिया था। जेड की शक्ति का सहारा लेकर स्वयं को बचाने का प्रयास किया। जब हान ली ने उस मूल्यवान पत्थर को अपनी सीने से चिपका लिया, एक क्षण में एक अजीब और गर्म शक्ति बाओ यू से लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। उसे लगा जैसे पूरा शरीर कोमल गर्म धारा ने लपेट लिया हो, जो ठंड हड्डियों तक समा गई थी। इस शक्ति के सामने धीरे धीरे कम होने लगी। शरीर की हर तकलीफ कम होती गई। हान ली के दिल में आशा की एक किरण जगी। लंबे समय तक की पीड़ा और शारीरिक क्षय ने उसके शरीर को पहले ही थका दिया था। भले ही जेड पेंडेंट ने चमत्कारी प्रभाव दिखाया, लेकिन अंत में शारीरिक शक्ति खत्म होने से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। दरवाजे के बाहर मो काई हुआन खड़ी थी, जो कमरे के अंदर की हलचल पर नजर रखे हुए थी। उसने हान ली को गिरते देखा। वह बेहद बेचैन है। तुरंत कमरे में घुस गई। जल्दी से एक्यूपंक्चर उपकरण निकाले। अपने दैनिक अभ्यास से प्राप्त चिकित्सा कौशल का उपयोग करते हुए पूरे ध्यान से हान ली का एक्यूपंक्चर उपचार किया। गर्म सूर्य कीमती पत्थर की निरंतर क्रिया के तहत और मो काई हुआन की समर्पित देखभाल के साथ हान ली की जीवन शक्ति धीरे धीरे स्थिर हो गई। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद हान ली धीरे धीरे होश में आया। हान ली धीरे धीरे होश में आया। यह तूफान शांत होने के बाद मो कहवान ने हान ली को सारी घटना बताई। असल में मो परिवार की 4 पत्नियों ने इस जटिल दुनिया में आसपास के लोगों के उत्पीड़न और धमकियों से पहले ही थक चुकी थीं। वे जानती थीं कि हान ली की क्षमता असाधारण है। वे जानते थे कि हान ली सामान्य नहीं है, इसलिए उसे रोकने की हर कोशिश करने लगे ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके और कोई उन पर हावी न हो सके। मो कहवान समझती थी यह छोटा सा शहर जियायुआन उसके पिता मो जुरेन को नहीं रोक सकता, और न ही हान ली को, जो व्यापक दुनिया की ओर देख रहे हैं। फिर मो कहवान ने बात का रुख बदल दिया। फिर मो कहवान ने बात का रुख बदला और वर्मिलियन सन जेड की उत्पत्ति के बारे में बताने लगी। यह वर्मिलियन सन जेड मेरे पिता ने मेरी दहेज के रूप में दिया था। यह जेड सामान्य दिखता है, लेकिन वास्तव में इसमें रहस्यमय शक्ति है, जिसने महत्वपूर्ण क्षण में हान ली की जान बचाई। लेकिन हान ली मन ही मन जानता था कि उसकी जान बचाने वाला सिर्फ यह जेड नहीं था, यह दयालु और बहादुर मो कहवान है। फिर दोनों बाहर आए। उन्होंने वार्म सन जेड को धूप में रख दिया। समय बीतने के साथ जेड धीरे धीरे सफेद होने लगा। जेड पूरी तरह से सफेद हो गया। तब मो कहवान ने हिम्मत जुटाई और हान ली को जेड भेंट करने का प्रस्ताव रखा। उसने खुद को उस पर निर्भर होने का संकेत दिया। उसने सीधे मो कहवान से पूछा कि वह किस मामले में मदद चाहती है। पता चला कि मो कहवान की इच्छा थी कि हान ली उसे जियायुआन शहर से बाहर ले जाए और बाहरी दुनिया को देखने का मौका दे। हान ली ने यह सुना और उसका दिल दुविधा में पड़ गया। वह अच्छी तरह जानता था, मैं अब अमरत्व की खोज में निकलने वाला हूँ। यह रास्ता अनजान और खतरों से भरा होगा। अगर मो कहवान को साथ ले गया तो निश्चित ही उसे मुसीबत में डाल दूंगा। गहराई से सोचने के बाद हान ली ने मो कहवान को जेड वापस कर दिया और उसके अनुरोध को ठुकरा दिया। पर हान ली ने अपने इस उद्धारक को देखा। पहले मो परिवार के साथ हुए सारे अत्याचार याद करके दिल दुख गया। इसलिए उसने कावाकोरहुन को मो परिवार में अस्थायी रूप से रहने का फैसला किया, ताकि मो परिवार की सुरक्षा हो सके। साथ ही उसने मो कहवान के लिए कुछ जादुई दवाइयां भी छोड़ी, आपात स्थिति के लिए। यह सब करने के बाद हेन ली ने मिश्रित भावनाओं के साथ मो कहवान को अलविदा कहा। उसने अमरत्व की खोज में एक लंबी यात्रा शुरू की। हान ली ने बिना रुके सफर किया। आखिरकार वह ताइनान पर्वत पर पहुंचा। अभी यहाँ कदम रखा ही था कि उसकी आंखों के सामने का नजारा उसे भौचक्का कर गया। देखते ही देखते घाटी में हल्की धुंध छा गई।
मानो स्वर्ग का दृश्य हो। हान ली चारों ओर हैरानी से देखने लगा। हान ली चारों ओर सतर्कता से देख रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगला कदम क्या उठाए। तभी उसकी मुलाकात एक स्वतंत्र कुलीन व्यक्ति वान शियाओशान से हो गई। उस समय हान ली अभी अभी यहाँ आया था। उसे इस अमरत्व प्राप्ति स्थल के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह एक मार्गदर्शक की तलाश में परेशान था और वान शियाओशान बिल्कुल बर्फ में जलती आग की तरह साबित हुआ। उसने उत्साहपूर्वक कहा कि हान ली को लेकर अकेले अभ्यास करने वाले अमरत्व चाहने वालों के इकट्ठा होने के स्थान की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए हान ली को वान शियाओशान से पता चला कि उन जैसे स्वतंत्र साधक न तो मास्कर्ड मून सेक्ट जैसे 7 बड़े संप्रदायों से संबंधित हैं और न ही यान कबीले जैसे अमरत्व चाहने वाले परिवारों से। वे अकेले ही साधना करते हैं। इस विशाल अमरत्व की दुनिया में विचरण करते हुए वान शियाओशान ने हान ली को बताया, असली अमरों को मनुष्यों की तरह भोजन की जरूरत नहीं होती। वे सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक सकते हैं। उनकी आयु बहुत लंबी होती है। ठीक उसी समय जब वे दोनों बात कर रहे थे, ताइनान घाटी का व्यापार बाजार अचानक खुल गया। हान ली के मन में जिज्ञासा उमड़ पड़ी। वान शियाओशान के साथ इस जादुई बाजार में कदम रखते हुए अभी अभी अमरत्व के मार्ग पर चला हान ली बाजार में फैले अद्भुत खजानों को देख रहा था। ठीक उसी पल जब वह खुशी से भरा हुआ था और ऊंची कीमत चुकाने को तैयार था उस आकर्षक जादुई ताबीज को खरीदने के लिए, तभी वान शियाओशान जल्दी से आ पहुंचा। उसे तुरंत रोक दिया। वान शियाओशान अच्छी तरह जानता था यह ताबीज तो बस एक साधारण चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अमरता बाजार में सभी लेन देन आत्मा पत्थर से ही होते हैं। आत्मा पत्थर, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा पत्थर है। उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर। इसकी चमक बहुत तेज है, यहाँ तक कि इसे प्रकाश उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आधुनिक बल्ब। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक पत्थर के कई उपयोग हैं। यह जादुई सर्कल को ऊर्जा भी दे सकता है। दरवाजे के पीछे भिक्षुओं की आध्यात्मिक शक्ति बहाल करने में भी मदद कर सकते हैं। इसलिए यह आज की सामान्य मुद्रा बन गई है। दोनों बाजार में टहल रहे थे। अचानक ही उन्होंने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। यान परिवार की युवती यान रुयान। कुछ स्वतंत्र साधकों ने उसे घेर लिया था। हाल ही में स्वतंत्र साधकों में रहस्यमय मौतें बढ़ गई हैं। इससे स्वतंत्र कुलीनों और प्रतिष्ठित परिवारों के बीच की दुश्मनी और भी गहरी हो गई। संघर्ष फूटने ही वाला था। ठीक उसी समय एक आधार निर्माण चरण का साधक अचानक प्रकट हुआ। उसने बिजली की तेजी से प्रहार किया और पल भर में उस स्वतंत्र कुलीन को उड़ा दिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यान रुयान का संरक्षक था। शक्ति को कम मत समझो, वान शियाओशान ने कहा। हान ली को पता चला यान परिवार अमरत्व की दुनिया में प्रसिद्ध है। यान रुयान के पिता यान युनशान एक शक्तिशाली कोर गठन चरण के अभ्यासी हैं। जबकि लोग बहस कर रहे थे, एक व्यक्ति जिसके हाथ में यूनिवी स्केप्टर था, जिस महिला के पास जीदान चरण के कुलीन का ताम्रपत्र थी, वह शानदार ढंग से प्रकट हुई। 7 संप्रदायों का आदेश है, लेकिन कोई भी जो तुरंत ताइनान पर्वत घाटी से निष्कासित कर दिया जाएगा और परीक्षा की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। अपने उच्च स्तरीय कौशल और प्रभावशाली उपस्थिति से उसने जल्दी से अव्यवस्था को नियंत्रित कर लिया। यान रुयान को नानगोंग शिजू से मिलने का निमंत्रण दो। नानगोंग वान की इस बार की यात्रा आगामी दिव्य सभा की तैयारी के लिए ही है। उसने यान रुयान को एक गहरी समझदारी भरी बात कही, संकेत दिया कि उसे सही गलत की पहचान करनी चाहिए, बाहरी दुर्भावनाओं में नहीं फंसना चाहिए। यान रुयान ने इसे समझ लिया। मैं वर्तमान स्थिति की जटिलता को अच्छी तरह समझता हूँ। नानगोंग वान की मास्क मून सेक्ट के प्रति मेरे मन में गहरी स्नेह भावनाएं हैं। बाजार के बीचों बीच हालात अप्रत्याशित रूप से बदल रहे हैं। वान शियाओशान टहल रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक चालाक चोर से हो गई। उस चोर ने उसकी असावधानी का फायदा उठाया। पल भर में उसने लोहे के बक्से को चुरा लिया। लेकिन हान ली साधारण लोगों जैसा नहीं था। उसकी आंखें और हाथ बहुत तेज थे। उसने चतुराई से चोर का बैग वापस चुरा लिया। ठीक जब दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार थे, किंग एसोसिएशन के 2 सदस्य वहां आ गए। किंग एसोसिएशन की अमर संसार में प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने जल्दी से इस झगड़े को सुलझा लिया। उन्होंने न केवल मतभेद सुलझा लिए, बल्कि उत्साह से ली। तो दोस्तों, क्लाइमेक्स में जो मोड़ आया है, उसने साबित कर दिया कि अमरत्व का रास्ता सिर्फ जादुई दवाइयों से नहीं, बल्कि सही फैसलों से तय होता है। मास्टर किंग वेन की गहरी चालें और ताइनान घाटी के बाजार में छिपे राज, ये तो बस एक शुरुआत है। क्या हान ली इन साजिशों के बीच अपनी पहचान बना पाएगा? अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।